अभी सोचो मेरी 1 एकड़ खेती है। इस 1 एकड़ खेती में मैंने गेहूं लगाया। अगले साल भी मैंने गेहूं लगाया, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आया, बहुत अच्छा उत्पादन आया। अब बाजार में उसकी कीमत भी बढ़ी। फिर मैंने क्या सोचा, चलो अगले साल भी गेहूं लगाओ। अगले साल भी मैंने गेहूं लगाया। उस साल भी गेहूं को डिमांड ज़्यादा थी, तो खपत ज़्यादा हुई। तो तीसरे साल भी मैंने सोचा यार क्यों ना, 2 साल तो मैं प्रॉफिट में था, 2 साल तो मुझे बहुत सारा पैसा आया आने लगा खेती से गेहूं लगाने के बाद। तो मैंने भी सोचा चलो तीसरे साल भी लगाओ। लेकिन क्या पता इस साल बारिश अच्छी होने के बावजूद भी उतना प्रोडक्शन नहीं आया जितना पहले और दूसरे साल में आया था। ऐसा क्यों हुआ होगा? मैंने जो खेती की जो तज्ञ रहते हैं उनसे पूछा, क्या मैंने पिछले साल भी गेहूं लगाया, इस साल भी गेहूं लगाया, बारिश भी अच्छी हुई, लेकिन इस साल पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ, उत्पादन उतना नहीं हुआ। तो उस खेती के जो तज्ञ हैं उन्होंने कहा कि आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप क्या करो, ये जो एरिया है, जिस एरिया में आपने पहले 2 साल कंटिन्यू गेहूं की फसल उगाई, उस उसे कम से कम 2 साल के लिए तो पड़ी रहने दो। मतलब उस पे कोई भी खेती, किसी भी तरह की खेती ना करो, उसे वैसे ही पड़ी रहने दो। या फिर दूसरा जो रास्ता है आपके पास, आप क्या करो, इस साल गेहूं के वजह आप कोई और लगाओ, जैसे कि ज्वार लगाओ, और चलो मान लो कोई फल का लगाओ, या फिर मिर्ची लगाओ, मतलब कुछ भी लगाओ, लेकिन गेहूं नहीं। तो मैंने सोचा यार देखो, मेरे तो है 1 एकड़ खेती, उस 1 एकड़ को भी मैंने 2 साल वैसे ही पड़े रहने, तो मैं खाऊं क्या? तो दूसरी बात यह है कि जितनी गेहूं की मांग है उतनी बाकी कौन सी भी फसल की नहीं है, तो मैं वो भी चॉइस नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो तीसरा चॉइस वो खेती तज्ञ ने मुझे बोला कि आपके पास एक तीसरा रास्ता है। आप क्या करो, एक तो मैनुअर्स, क्या, एक तो मैनुअर्स और फर्टिलाइजर्स, एक तो मैनुअर्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करो। क्या है ये मैनुअर्स? मैनुअर्स को हिंदी में कहते हैं खाद। और फर्टिलाइजर्स भी एक तरह का खाद ही रहता है, लेकिन वो रासायनिक खाद रहता है। क्या रहता है? रासायनिक खाद। ये सेंद्रिय रहता है और ये असेंद्रिय यानी रासायनिक रहता है। सेंद्रिय खाद यानी मैनुअर्स मतलब क्या है, जो भी एनिमल वेस्टेज रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे गाय रहते, बैल रहते, भेड़ बकरियां रहते, उनके सारे वेस्टेज, जितने भी पेड़ पौधे जो गिर चुके, जो सूख रहे, ऐसे जो पेड़ पौधे के जो पत्ते रहते, वो भी इन सबको मिक्स करके एक जगह पे गड्ढा बना के उसे उसमें डंप कर देते, और कुछ महीने तक तो उसे वैसे ही रहने देके, ताकि क्या है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते वो उस पर प्रोसेस करके जो हमें मैनुअल्स चाहिए, जिसे हम मैनुअल्स कहते हैं, वो बना दे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जैसे केचुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस एनिमल वेस्टेज या उस पत्तों को सड़ाते हैं और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भर देते हैं। ये जो खाद हम जब फिर से मिट्टी से निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमने अगर डायरेक्ट पौधों को दिया तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑर्गेनिक। मतलब यहाँ पे मैंने कौन सी केमिकल यूज किया है क्या? नहीं। या मैं किसी फैक्ट्री में गया होगा कि जहां जाके मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से तो केमिकल प्रोसेस करके वो जो रेडीमेड पैकेट में ला के पेड़ पौधों को डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो ये जो है मैनुअर्स, जिसे हम खाद कहते हैं, वो क्या है, पूरा ऑर्गेनिक है। चलो आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स की तरफ। फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक खाद। देखो, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनते हैं जहाँ पे उन पे केमिकल रिएक्शन की जाती है, और ये फर्टिलाइजर्स कौन सी तो एक कंटेंट रहता है न्यूट्रिएंट्स, जैसे मान लो नाइट्रोजन रिच। मैंने आपको पहले पढ़ा है कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हवा में नाइट्रोजन रहता है उसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में, ताकि वो मिट्टी में घुल मिल पाए। तो ये राइजोबियम तो हुआ नेचुरल फैक्टर, ये तो बैक्टीरिया है। लेकिन आपको उनके ऊपर भी अगर नाइट्रोजन एडिशनल डालना है तो उसकी फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, यूरिया, ऐसे काफी अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इन न्यूट्रिएंट के हिसाब से फैक्ट्री में फर्टिलाइजर्स बनते हैं। तो आइए अब देखते हैं मैनुअर्स एंड फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। सबसे पहली बात यह है कि मैन्योर्स जो बनते हैं वो एनिमल वेस्टेज और जो प्लांट रहते हैं, प्लांट वेस्टेज यानी जो पत्तियां वगैरह सूखी हुई रहती है, उनको डिकम्पोज करके, उनको सड़ा के मैन्योर्स बनते हैं। और वैसे दूसरी तरफ जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं एक्चुअली, वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहते हैं। इसे कौन बनाते हैं? इसे केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, और ये इनऑर्गेनिक असेंद्रिय खाद है। ठीक है, असेंद्रिय सॉल्ट है, क्षार है ये। ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स। दूसरा सेकंड पॉइंट है, ये जो मैन्योर्स है वो
कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी एक चलो जमीन है उसमें हम गड्ढा बना के ये जो सारे रहते हैं एनिमल वेस्टेज और प्लांट्स ये हम उसमें डाल सकते हैं और कुछ महीनों बाद हम वो निकाल के मैन्योर्स पा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स, मैंने आपको कहा कि ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये जो असेंद्रीय पदार्थ रहते हैं ये केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए हमें फैक्ट्रीज की जरूरत होती है, प्रॉपर केयर की जरूरत होती है, उसके माध्यम से ही हम फर्टिलाइजर्स बना पाते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। फर्टिलाइजर्स, अभी याद आ रहा है कि फर्टिलाइजर्स नाम देखो, फर्टाइल, फर्टाइल, फर्टाइल यानी क्या, उपजाऊ, उपजाऊ मतलब ऐसी चीज जहां से कुछ उत्पन्न हो सकता है। मतलब एक जमीन का टुकड़ा वो फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब क्या, अगर हमने वहां पे अगर फसल उगवाई, फसल की बीज डाली तो वहां पे फसल आ सकती है। क्या है, तो वो उसकी क्षमता है कि वो फर्टाइल हो, है ना। तो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसी चीजें जिससे ये जो फर्टिलिटी रहती है वो बढ़ती है, उसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो जो मैन्योर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं मिट्टी को, सॉइल को। ह्यूमस यानी क्या है, ह्यूमस यानी ऐसी चीज, ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट रहते हैं, जो पत्ते रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं, जो टूट चुके हैं, जिसे हम गाड़ते हैं और उससे मैन्योर्स पाते हैं। तो ये जो पत्ते रहते हैं, ये पेड़ पौधे रहते हैं, इससे हमें एक टाइप का ह्यूमस मिलता है, ये एक न्यूट्रिएंट है, इससे सॉइल को उसकी फर्टिलिटी बढ़ने के लिए मदद होती है। जबकि फर्टिलाइजर जो रहते हैं उसमें ऐसी कौन सी भी तरह का ह्यूमस नहीं पाया जाता है। आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं, ये जो मैन्योर्स रहते हैं उसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद में वो कम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा तरीके के होते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी क्या, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों लगता है हमें, नाइट्रोजन इसलिए उसकी मदद से जो प्लांट रहता है वो प्रोटीन्स बना पाए। ठीक है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा रहती है। ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स है, जैसे कि ये एनपीके। एनपीके मतलब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। ये जो एलिमेंट्स रहते हैं उस एलिमेंट के ये शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, एनपीके। दूसरा एक रहता है यूरिया, तीसरा एक रहता है अमोनिया। तो ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हम फैक्ट्री में बना पाते हैं जो न्यूट्रिएंट रिच रहते हैं मैन्योर्स से ज्यादा। अभी सोचो, अगर बात ऐसी है तो हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान में लो, जो मैन्योर्स रहते हैं वो फर्टिलाइजर से काफी अच्छा रहते हैं। क्यों, मैन्योर्स जो है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। मतलब जो खाद हम यूज करते हैं, मैन्योर्स यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, मिट्टी की पानी को पकड़ के रहने की जो क्षमता रहती है वो मैन्योर से बढ़ती है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स में ऐसी कौन सी भी क्षमता मिट्टी में तैयार नहीं होती जिससे वो पानी को पकड़ के रखे। दूसरी तरफ देखा जाए मैन्योर्स एक ऑर्गेनिक है, इसका आप कितने भी साल यूज करो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। जबकि दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स ये केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ये फर्टिलाइजर्स ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, तो कुछ सालों बाद आपको इसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। पहले कुछ साल आपको शायद उत्पादन ज्यादा है, शायद आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिले, आपको प्रॉफिट भी हो, मुनाफा भी हो, लेकिन उससे जो मिट्टी रहती है, जो सॉइल रहती है, उसकी क्वालिटी बहुत कम होती है और आने वाले सालों में जो उसका प्रोडक्शन है वो कम होते रहता है। तो इस तरह से हमने तीसरी स्टेप पूरी की, जो है कि प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द प्लांट।